हाँ जी भैया। आ गए। नींद खुल गई। ऑब्वियसली भाई, नींद खुल ही गई होगी। पढ़ रहे हो? मैं दिख रहा हूं? नहीं दिख रहा तो भैया आंखें टेस्ट करवाओ भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 06। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भैया जाग चुके हो? अगर आप इस लेक्चर को सुबह देख रहे हो तो उम्मीद करता हूं कि आंखें खुल चुकी होंगी, और अगर शाम को देख रहे हो तो उम्मीद करता हूं कि खेलने की कोई जिद आपके मन के अंदर अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम है भाई। जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो बस आप उसको अच्छे से करने की जिद पाली अपने मन कि हाँ, आज करना क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। आज हमें करना है इंडक्टर्स इन सर्किट्स को। इंडक्टर्स को सर्किट में लगा के उनको डिस्कस करेंगे। एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी करेंगे इंडक्टर की। इंडक्टर्स को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, सीरीज और पैरेलल के, और आरएल सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टर्स इन सर्किट। देखो यार, इंडक्टर्स को सर्किट में लगाया गया है। सर्किट में लगाया गया है तो जब इंडक्टर्स को सर्किट में लगाया जाता है तो उनकी वोल्टेज मैटर करती है कि उनके क्रॉस वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ रहा है। इंडक्टर्स ये होते हैं, सोलेनॉइड को ही हम इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कॉइल को इंडक्टर या इंडक्टर कॉइल बोल लो, ठीक है ना। इसको बोल लो इंडक्टर या इंडक्टर कॉइल। इसमें करंट है जो चेंज हो रहा है। जब इसमें करंट चेंज होता है तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज डेवलप होती है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज क्या होती है? सबसे पहले ये समझो, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। एल इसका इंडक्टेंस है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि माइनस एल तो बाहर आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसका ये देखो माइनस एल आ रहा है तो साइन बड़ा कंफ्यूज करता है। ये साइन क्योंकि ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस वजह से नेगेटिव आता है। अब सर्किट में जब ये लगाएंगे तो ये पंगे क्रिएट करता है, किस तरफ पॉजिटिव लें किस तरफ नेगेटिव लें, बड़े पंगे होंगे, वहां पे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बस आप ये समझो कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं वो एल डी आई बाई डी टी है, और अब मैं आपको इसका साइन देखना सिखाऊंगा। अब मैं आपको इसका साइन देखना सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा समझो। हाउ टू डिसाइड द साइन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर्किट के अंदर इंडक्टर लगाओ तो उसका साइन कैसे देखा जाए? पहला केस देखो, दो चीजें देखनी होती हैं हमें। दो चीजें देखनी होती हैं इंडक्टर के अंदर, ध्यान रखना हमेशा कि करंट किस तरफ जा रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दो चीजें हैं, टू स्टेप्स। पहली चीज आपको देखनी है डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर आप देखो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बस ये चीज देखनी है आपको। देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। मान लो आपसे पूछा गया कि बेटा बताओ कि ए या बी में से कौन सा पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है जी, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, यानी कि कौन सा हायर पोटेंशियल है और कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो ये करंट ऐसे जा रहा है भाई, और मान लेते हैं पहले केस में कि ये करंट इंक्रीजिंग है। ये करंट कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग करंट, बढ़ते हुए करंट को अपोज करने के लिए इस करंट को कम करना पड़ेगा भाई। जो भी हो रहा है उसे अपोज करना पड़ेगा। करंट बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट चाहिए, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसका इधर वाला साइन
इस तरफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, इसका मतलब इधर वाला साइन हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव मान के चलेंगे, इधर वाला साइन हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। इसका मतलब इस इंडक्टर की जगह हम एक बैटरी लगा सकते हैं, इस इंडक्टर की जगह हम एक बैटरी लगा सकते हैं, जिसका इधर हम पॉजिटिव टर्मिनल दिखा देंगे, जिसका हम इधर पॉजिटिव टर्मिनल दिखा देंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव टर्मिनल दिखा देंगे प्लस और यहां पे माइनस, इधर पॉजिटिव टर्मिनल दिखाना है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इधर वाली वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, इधर वाली वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए वाली वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू बी, ए वाली वोल्टेज ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू बी, ठीक है जी। दूसरा केस, अगर इसी में इंडक्टर में जो करंट है वो डिक्रीजिंग हो जाए, करंट इधर जा रहा है, देखो पहले ये देखना है कि करंट जा किधर रहा है, जा किधर रहा है, राइट में, और कैसा है, डिक्रीजिंग, जा किधर रहा है, राइट में, और कैसा है, डिक्रीजिंग। तो इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा भैया, इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा ताकि वो उसको इंक्रीज कर पाए, ताकि वो उसको इंक्रीज कर पाए। भाई पहले इंक्रीजिंग करंट था तो उसको डिक्रीज करने के लिए ऑपोजिट में आया, और अब डिक्रीजिंग करंट है तो उसको इंक्रीज करने के लिए उसी डायरेक्शन में आ गया, यानी कि जो हो रहा है उसको अपोज करना है। इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में आ गया, इसका मतलब अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी तरफ आएगा, इसका मतलब अब जो होगा बी पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए, अब जो है बी पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए। इसमें ध्यान रखना, अब हमने साइन ले लिए, ई की वैल्यू क्या है, एल डी आई बाई डी टी, अब इसमें कोई साइन इंक्लूड नहीं करना, जो भी साइन लेने थे पहले ले लिए मैंने, ध्यान देना मेरी बात पे। अब इसमें माइनस एल डी आई बाई डी टी मत लिखने लग जाना ना, एल डी आई बाई डी टी लिखना है, माइनस प्लस जो भी था इंक्लूड हो गया, जो भी था मैंने बता दिया भाई, पहले से ही साइन ले लिए मैंने। करंट इंक्रीज कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन बता तो दिया, ऑपोजिट, प्लस माइनस इधर तो आ तो गया, अब इसमें कोई साइन इंक्लूड नहीं करना, ठीक है जी। जैसे यहां पे करंट डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी तरफ होगा, तो उसका भी साइन बता दिया कि पॉजिटिव इधर आएगा। अब इसमें जब आप लिखोगे तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलना है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव। सर क्यों लेना है, क्योंकि साइन ऑलरेडी कंसीडर्ड है, साइन ऑलरेडी कंसीडर्ड है, साइन पहले से ही कंसीडर्ड है भाई, साइन पहले से ही कंसीडर्ड है, तो इसलिए इसका साइन हम हमेशा पॉजिटिव रख के चलेंगे, पॉजिटिव रख के चलेंगे, ध्यान देना इस बात पे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो ये इंडक्टर है, ठीक है ना, तो इंडक्टेंस इसका है 2 हेनरी और इसका करंट चेंज हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है और करंट इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपसे पूछा यह जाएगा कि बताओ इसका साइन किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी बात करनी है, करंट की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, देख ली करंट की डायरेक्शन की इस तरफ है, अब देखो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, करंट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ आएगा, इसका मतलब ये बैटरी ऐसे बनेगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी, इसका मतलब ए पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल होगा, एल डी आई बाई डी टी, एल क्या है 2 और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 4, सॉरी 2 और 4 8 वोल्ट, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर डिक्रीज हो रहा होता तो उल्टा हो जाता, ठीक है जी, 8 वोल्ट है और इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है,
और कुछ भी नहीं लेना, और कुछ भी साइन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बस पहले ही साइन देख लो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं पहले साइन नहीं देखूंगा, कुछ लोग क्या कहेंगे कि मैं पहले साइन नहीं देखूंगा, तो कोई बात नहीं, वो जिद्दी लोग हैं, उनके लिए दूसरा मेथड, इसमें आपको साइन बाद में लेना है, साइन बाद में लेना है, इसमें पहले इंक्लूड नहीं करना, साइन बाद में लेना है। देखो जरा, इसमें बस आपको यह देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप यहां पे प्लस और माइनस बना लो, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप यहां पे प्लस माइनस बना लो। यादों की बारात में चलते हैं, आपको याद होगा रजिस्टर का केस, रजिस्टर में हम यहां पे प्लस माइनस बनाते थे, ठीक है जी। तो ए और बी, जब ए से बी जाते थे तो हम पहले लिखते थे वी ए से बी जाने में रास्ते में पहले प्लस आ रहा है तो हम क्या लिखते थे, माइनस आई आर इज इक्वल्स टू वी बी, ठीक है जी, ऐसा ही लिखते थे। यही चीज हमें यहां पे करनी है, करंट इधर जा रहा है, अभी मत सोचो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ, ठीक है ना, बैटरी नहीं बनानी उसकी, ठीक है ना, अभी बैटरी नहीं बनानी। इसमें हमने क्या किया था, इंडक्टर को एज अ बैटरी मान के चल रहे थे, इंडक्टर को एज अ बैटरी मान के चल रहे थे भाई, ठीक है ना, लेकिन अभी इंडक्टर की बैटरी नहीं माननी, अभी इंडक्टर की बैटरी नहीं माननी। अब क्या करना है आपको, वी ए प्लस आ रहा है, पहले क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, वहां पे लिखते थे आई आर, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के क्रॉस क्या होता था, आई आर। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी, कहां पहुंच गए, बी पे, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बी फॉर बॉम्बे पे पहुंच गए, बी फॉर बॉम्बे पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए भाई, ठीक है जी, ओके। अब सुनो, ये लिख लिया, अब यहां पे साइन इंक्लूड करना है, इस केस में आपको साइन इंक्लूड करना है, इंक्लूड द साइन। अब ये लिखोगे ना, इसके अंदर साइन इंक्लूड करोगे, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी को पॉजिटिव लेके चलोगे, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी को नेगेटिव लेके चलोगे, बस ये कहानी है, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। इसमें किरचॉफ लॉ से जाना है, करंट जिस तरफ जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो वी ए से शुरू करो, जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा लिखते हैं, नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो यहां पे नेगेटिव लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। अब डी आई बाई डी टी का साइन ले लो, अब डी आई बाई डी टी का साइन ले लो, जो ले लोगे उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये वी ए माइनस वी बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी का साइन यहां पे लेना है, साइन आपको यहां पे लेना है, फिर पता चलेगा कि आपको ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है, फिर आपको पता चलेगा कि ए हायर पोटेंशियल पे है या बी लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है जी। वी ए माइनस वी बी एल डी आई बाई डी टी। अच्छा देख लो, मान लो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, अगर ये डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा कि नहीं होगा, बताओ, ए हायर पोटेंशियल पे होगा कि नहीं होगा, देखो जरा, करंट इंक्रीजिंग है, ए हायर पोटेंशियल पे आ गया, देख लो जरा, अपने आप वो बात प्रूव हो रही है। अगर इसमें डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो वी ए माइनस वी बी भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब वी बी ज्यादा होगा वी ए से, क्योंकि तभी नेगेटिव बनेगा, ये तभी नेगेटिव बनेगा, वी ए माइनस वी बी नेगेटिव कब आएगा, जब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से, जब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से, ठीक है जी, ये बात को क्लियर रख के चलिए भाई, ठीक है जी।
ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया। अब देखो बी का ज्यादा है इस केस में, इस केस में बी का ज्यादा है, दोनों केस एक तरीके से हैं। इसमें क्या किया, हमें डी/dt का साइन नहीं लेना, हम दिमाग चलाते हैं। हम कहते हैं कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी डायरेक्शन में होगा, उसको बढ़ाने के लिए। इसमें di/dt का साइन नहीं लेना, ठीक। इसमें क्या है, हम अपना कोई दिमाग नहीं चला रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई किरचॉफ लॉ लगा लो, ए से बी जाते वक्त करंट की डायरेक्शन के हिसाब से किरचॉफ लॉ लगा लो, ठीक है ना। प्लस आ रहा है तो माइनस लिख दो, उसके बाद di/dt का साइन ले लो, ठीक, ओके। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इधर देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन में कि भैया क्या एग्जांपल लेनी पड़ेगी हमें। देखो ये क्वेश्चन है, ये 3 वोल्ट, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये करंट इसमें 2 एम्पियर का है, या ये बाद में लिख दूंगा, और इंडक्टेंस इसमें 3 हेनरी का है। ये सब दिया हुआ है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, at a given instant, at a given instant current is equals to 2 ampere and increasing at a rate of 1 ampere per second. Find VA minus VB। ये सवाल है, ये सवाल है, ठीक है जी। 2 तरीकों से मैं ये सवाल करवाऊंगा आपको, एक तो इंडक्टर को बैटरी मान के, एक नॉर्मल किरचॉफ लॉ से। एक इंडक्टर को बैटरी मान के और एक नॉर्मल किरचॉफ लॉ से ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा। देखो भाई, इंडक्टर है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये इंडक्टर ऐसे लगा हुआ है, एल की वैल्यू कितनी है 3 हेनरी, एल की वैल्यू कितनी है 3 हेनरी है, ठीक है। अब ये इंडक्टर की वैल्यू है, ये इंडक्टेंस की वैल्यू है इसकी, ये इसके इंडक्टेंस की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 3 हेनरी है भाई, ठीक है ना। 3 हेनरी इसकी वैल्यू है इंडक्टर के इंडक्टेंस की। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है ना, ओके। अब इसकी वैल्यू 3 हेनरी है, जो इसका इंडक्टेंस आया है। अब इसमें आप ये देखो कि करंट जा किस तरफ रहा है, इस तरफ जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव बैटरी बना ली, क्या लिखोगे LdI/dt। अब कोई साइन नहीं लेना, अब आपको पता चल गया पॉजिटिव किस तरफ है। इस इंडक्टर को एज ए बैटरी एज्यूम कर सकते हैं और आपको पता चल चुका है पॉजिटिव किस तरफ है। L कितना है 3 और di/dt कितना है 1। L है 3 और di/dt है 1, 3 वोल्ट। ये बैटरी की वैल्यू है 3 वोल्ट, ठीक है जी, 3 आ गया ये, क्लियर है, ओके। अब डायग्राम कैसे बनेगी ये देख लो। जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है वहां पे 3 वोल्ट की बैटरी लगा दो, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है वहां पे 3 वोल्ट की बैटरी लगा दो, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, ठीक है जी। और ये रेजिस्टर है और ये बैटरी है, ठीक है जी, ओके।
4 ओम, ये 3 वोल्ट की बैटरी, ये भी क्वेश्चन में 3 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और ये 4 ओम करंट दे रखा है और ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है और करंट की वैल्यू दे रखी है एट अ गिवन इंस्टेंट। इस समय पे जो करंट है वो 2 एम्पियर है। करंट के बढ़ने का रेट 1 एम्पियर पर सेकंड है, हर सेकंड में 1 एम्पियर बढ़ जाता है और इस समय कितना है 2 एम्पियर। तो हम इस समय के हिसाब से चलेंगे, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। अब किरचॉफ लॉ लगाओ, इंडक्टर को एज अ बैटरी मान लिया, अब किरचॉफ लॉ लगाओ भाई। वी ए प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये रजिस्टर पे प्लस माइनस करंट के हिसाब से। देखो प्लस माइनस जब साइन लेने होते हैं तो कैसे लेते हैं, जो प्लस माइनस साइन बैटरी पे होते हैं वो तो ऐसे कैसे लेने हैं, प्लस माइनस बैटरी पे साइन ऐसे कैसे लेने, और जो रजिस्टर पे साइन है, ठीक है ना, जो रजिस्टर पे साइन है वो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लेने होते हैं। तो ये प्लस और माइनस, ठीक, ओके। वी ए -3 माइनस आई आर -3 इज इक्वल टू वीबी। जो भी रास्ते में आए उसका उल्टा लेना है, प्लस आ रहा है माइनस लेंगे, प्लस आ रहा है माइनस लेंगे, प्लस आ रहा है माइनस लेंगे। चलो वी ए -3 माइनस आई आर 2 इंटू 4 -3 इज इक्वल टू वीबी। तो वी ए -3 -8 -3 इज इक्वल टू वीबी। तो वी ए माइनस वीबी कितना हो गया, 14 वोल्ट। वी ए माइनस वीबी कितना हो गया, 14 वोल्ट हो गया भाई, खत्म, सवाल हो गया। वी ए माइनस वीबी कितना आ गया, 14 वोल्ट आ गया। अब ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, आप ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, आप इंडक्टर का कोई भी साइन मत मानो, बस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो। पहले तो बैटरी लगी हुई है बेटा 3 वोल्ट की सर्किट में, 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है जी, करंट ऐसे जा रहा है ए से बी, करंट ऐसे जा रहा है ए से बी जा रहा है भाई, ठीक है जी, ओके। तो ये इंडक्टर लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है ना इंडक्टर, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे इंडक्टर लगा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 हेनरी, ठीक है ना, इस इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 हेनरी। अब इंडक्टर के हिसाब से प्लस माइनस जैसे रजिस्टर में लगाते हो वैसे लगाते चलो, प्लस माइनस और ये बैटरी का प्लस माइनस, ठीक। अब वी ए यहां पे क्या आ रहा है, प्लस, क्या लिखोगे, माइनस, क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है जी, और माइनस आई आर, और माइनस ये 3 वोल्ट की बैटरी है, इज इक्वल्स टू वीबी। रास्ते में प्लस आ रहा है, पहले उसको माइनस लिख दो, माइनस आई आर लिख दो, -3 लिख दो, ठीक है जी, ओके। तो वी ए माइनस एल कितना, 3 डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, डी आई बाई डी टी है +1 क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। यहां पे साइन लेना है, अब यहां पे साइन लेना है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है भाई, और आई कितना है 2, आर कितना है 4। देख लो भाई, वी ए -3 -8 -3 इज इक्वल टू वीबी। तो वी ए माइनस वीबी यहां पे भी 14 आ गया, वी ए माइनस वीबी यहां पे भी 14 आ गया भाई हमारे पास, देख लो अच्छे से, वी ए माइनस वीबी यहां पे भी हमारे पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि वी ए माइनस वीबी हमारा यहां पे भी 14 आ गया। इसमें मैंने इंडक्टर को एज अ बैटरी ट्रीट किया, इसमें मैंने नहीं ट्रीट किया, सिंपल बात, दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने इंडक्टर को एज अ बैटरी ट्रीट किया, डी आई बाई डी टी का साइन नहीं लिया। इसमें मैंने इंडक्टर को एज अ बैटरी ट्रीट नहीं किया, नॉर्मल किरचॉफ लॉ लगाया है और डी आई बाई डी टी का साइन ले लिया, ठीक, ओके। इंडक्टर बिहेव्स एज अ नॉर्मल वायर इफ करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट। एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करिए कि इंडक्टर एक वायर के तरीके से बिहेव करता है।
इंडक्टर को सिंपली एक वायर मान सकते हैं अगर उसके थ्रू करंट कांस्टेंट है। बिल्कुल, देखो इंडक्टर क्या होता है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, जीरो। तो अगर इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं है तो उसको वायर मान लो, तो क्या दिक्कत है। अगर इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं है तो अगर आप उसको वायर मान लोगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल। कोई इंडक्टर के क्रॉस कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है तो आप उसको सिंपली वायर मान लो। भाई इंडक्टर तो तब मानोगे ना जब करंट चेंज होगा। इंडक्टर करंट के चेंज पे काम करता है, करंट पे काम नहीं करता, करंट के चेंज पे। करंट चेंज हो नहीं रहा, करंट कांस्टेंट है, तो फिर इंडक्टर को वायर मान लो भाई। ठीक है जी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इंडक्टर और नॉर्मल वायर में कोई फर्क नहीं है। कोई भी वायर के क्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। भाई अगर मैं वायर की बात करूं, भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है जी, नॉर्मल वायर है विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो ए और बी पॉइंट है, क्या ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है वायर में। और इंडक्टर में भी अगर अभी करंट चेंज नहीं हो रहा अगर इंडक्टर में, तो उसके क्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। समझ पा रहे हो उस चीज, क्लियर होना चाहिए भाई। इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट करता है जब करंट चेंज हो। अगर करंट कांस्टेंट है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इंडक्टर और बिना रेजिस्टेंस वाली वायर में कोई फर्क नहीं है। ठीक, नॉर्मल वायर कहने का मतलब बिना रेजिस्टेंस वाली वायर। ये सवाल था, ये सवाल था। देखो क्या बना हुआ है, ए बी सर्किट बना हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 ओम है और एट अ सर्टेन इंस्टेंट वी ए माइनस वी बी जो वो 0.5 वोल्ट है, करंट 0.5 एम्पियर है एंड करंट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब कॉइल की इंडक्टेंस निकालिए, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा आप। यहां पे ए से बी जा रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है जी, प्लस बना लो, माइनस बना लो, प्लस बना लो, माइनस बना लो, बना लिया, बहुत बढ़िया। वी ए से चले, क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल्स टू वी बी, ठीक है जी, क्लियर है। और वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, प्लस आई आर, ठीक है ना। इसमें मैंने इंडक्टर को बैटरी नहीं माना, इसमें मैंने इंडक्टर को एज अ बैटरी नहीं माना, तो इसका मतलब मुझे डी आई बाई डी टी का साइन लेना पड़ेगा। चलो, वी ए माइनस वी बी कितना है, 0.5, एल तो निकालना है, डी आई बाई डी टी क्या है, 8, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लस 8 आएगा। आई कितना है, 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, 0.2, रेजिस्टेंस कितना है, 0.2, 0.2, क्लियर है। तो 0.5 इज इक्वल्स टू 8L प्लस ये 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 0.10 आ गया, ठीक है जी, ये क्या बन गया, 0.10, क्लियर है। ये 0.5 है, ये 0.1 है, तो इसको माइनस करोगे तो 0.4 आ जाएगा। 8L इज इक्वल्स टू 0.4, L इज इक्वल्स टू 0.4 बाय 8, तो 4/80, ठीक है जी, 4/80 यानी कि 1/20। अरे भाई 1/20, डेसिमल हटाया ना, 4/80 बन गया, 1/20 बन गया। 1/20 का मतलब डिवाइड करके देख लेना, 0.05 आएगा, 0.05 हेनरी, ये रहा आंसर, 0.05 हेनरी। प्लस माइनस के साइन कैसे लेने हैं समझ में आया, प्लस माइनस के साइन कैसे लेने हैं समझ में आया कि नहीं आया,
एक और एग्जांपल करवा देता हूं आप, लो आप भी क्या याद रखोगे भाई। निकालना है, ठीक है जी। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट देखो, करंट की धार देखो। क्या करना है सॉल्यूशन में, देखो करंट 3 एम्पियर गिवन है और डिक्रीज कर रहा है 3 एम्पियर पर सेकंड से, ठीक है जी। अब सुनो, डायग्राम बना लो पहले। ये है करंट की डायरेक्शन, ये देख लो दी हुई है करंट की डायरेक्शन, और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। सबसे पहले किसका साइन बनाओ, बैटरी का। बैटरी का जो साइन है वैसे बना दो, 10 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टर का साइन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बनता है। इंडक्टर भी लगा देते हैं भाई, इंडक्टर तो लगाना है ना। हाँ इंडक्टर भूल गए भाई, लो इंडक्टर 1 हेनरी, ठीक है, लगा दिया। तो इंडक्टर और रेजिस्टर के साइन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट ऐसे आ रहा है तो इंडक्टर और रेजिस्टर के साइन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। यहां पे चल गए। अब जिस डायरेक्शन में जाना है वैसे चलते चले जाओ, देख लो ध्यान से। ए से शुरू करो, वी ए। रास्ते में क्या आ रहा है, प्लस तो लिखो माइनस। रास्ते में क्या आ रहा है, माइनस तो लिखो प्लस। रास्ते में क्या आ रहा है, माइनस तो लिखो प्लस। कहां पहुंच गए, बी पे, ठीक है जी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 10 माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। वैल्यू पुट कर दो अब, चाहे पहले पुट कर देते कोई दिक्कत नहीं थी। 10 माइनस आई आर, आई कितना है 3, रेजिस्टेंस कितना है 5, माइनस एल कितना है 1। डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, -3। -2 वोल्ट आंसर आया भाई, देख लो जरा। डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है भाई। समझ आ रही है ये बात आपको, ठीक, क्लियर है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव मेथड बैटरी मान के, अदर मेथड देखो, इंडक्टर को देखो पहले। इंडक्टर में करंट ऐसे है और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी तरफ आएगा ताकि ये इसको इंक्रीज कर सके, मानते हो। अगर इंडक्टर में करंट इधर है, मैंने कहा था दो चीजें देखनी है। अगर इंडक्टर को बैटरी मानना है तो दो चीजें देखनी है आपको, करंट किस तरफ है और इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इस तरफ करंट है, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करो, इसी तरफ बनाओ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एज अ बैटरी इसको इस तरफ मानना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। एल कितना है 1, डी आई बाई डी टी कितना है 3। अब भूल जाओ, अब भूल जाओ कि इसका साइन लेना है, ठीक है जी। अब डी आई बाई डी टी का साइन नहीं लेना। अब देखो मैंने डी आई बाई डी टी का साइन नहीं लिया क्योंकि मैंने बैटरी की पोलैरिटी बना दी पहले ही, मैंने बैटरी की पोलैरिटी पहले ही बना दी। अब सवाल पे आ जाओ, वो बैटरी लगी है, वो रेजिस्टर लगा है, और बैटरी की पोलैरिटी ऐसे है,
ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 3 वोल्ट बन गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन गई? 5 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन गई? 5 ओम। ठीक है जी, ओके। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम बन गई भाई। और क्या है? करंट की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। ऐसे आ रहा करंट, करंट की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। याद करो, बैटरी के जो साइन है बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और रेजिस्टर का साइन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है रेजिस्टर में। ठीक, लगाओ अब लॉ। VA प्लस है, इधर जा रहे हो, प्लस है तो -10, माइनस आ रहा है तो प्लस लिखोगे, और यहां पे प्लस आ रहा है तो माइनस लिखोगे। +3 आ रहा था, माइनस लिख दिया। -10 प्लस IR, 3 × 5 -3 इज इक्वल टू VB। तो VA -10 प्लस 15 -3, तो VA +2 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB -2 आ गया भाई, खत्म। VA माइनस VB कितना आ गया? -2। खल्लास हो गया भाई, खल्लास हो गया, खत्म हो गई बात। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्लियर हो गया? वही उतना ही आया, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर को सर्किट में लगा रहे हैं तो इंडक्टर में कुछ एनर्जी भी तो स्टोर होगी, बिल्कुल स्टोर होगी। इंडक्टर को सर्किट में लगा रहे हैं तो इंडक्टर में एनर्जी भी तो स्टोर होगी, बिल्कुल। देखो भाई, इंडक्टर है, इंडक्टेंस L है, करंट I है। मुझे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। क्या? अब देखो, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हम किस तरीके से निकालेंगे उसको समझने की कोशिश करें। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है L/di/dt। आपको पता है कि जो पावर होती है, पावर होती है वो वोल्टेज इंटू करंट होती है, पता है ना? ओके। तो वोल्टेज यहां पे कौन सी है? इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज है यहां पे। तो E इंटू आई, ई ये रहा L/di/dt इंटू आई, L/di/dt इंटू आई, ये पावर है। पावर को लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर को लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, dW/dt, L/i/di/dt। आई को इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा, di/dt को उधर खिसका दिया, तो L/i/di/dt। ये क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क हम करते हैं क्या वही एनर्जी में स्टोर होगा? बिल्कुल। जो हम वर्क कर रहे हैं इंडक्टर में, क्या वही एनर्जी में स्टोर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या इसको मैं रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी लिख सकता हूं? ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जो हम वर्क कर रहे हैं वही इंडक्टर में एज एनर्जी स्टोर होगा। जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वैसे ही इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो ये बन गया L/i/di/dt, ये कट गया। तो du इज इक्वल्स टू L/i/di। पूरी एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दो भाई, लिमिट लगानी पड़ेगी। शुरू में इंडक्टर में कोई करंट नहीं होगा, इंडक्टर में हम धीरे धीरे करंट करके करंट डेवलप कर रहे हैं,
क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। तो अगर इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है तो इंडक्टर में धीरे धीरे करके करंट डेवलप कर रहे हैं, तो हम लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से I। तो U यहां पे क्या बन गया, L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन I डी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन I की पावर 1 है, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि x²/2। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो L यहां पे I की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, I²/2। आई स्क्वेयर की ये I² है, मैं ये कसम खाता हूं कि ये I² है, आई स्वेयर, और ये है I²। तो ½ Li²। ये इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है भाई। ये इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है, ½ Li²। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये इंडक्टर की एनर्जी है, समझ में आ रही है बात, इंडक्टर की एनर्जी है भाई, जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ½ Li², ½ Li², ½ Li²। ध्यान से समझ लो जो मैंने आपको बताया। तो पावर अगर लिखनी है तो वो ये है, पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी वो है, देखो भाई इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है, तो एनर्जी होगी ½ Li², एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक, यू से लिखते हैं। पावर जब लिखी जाएगी तो वो वोल्टेज इंटू आई होती है, वोल्टेज LdI/dt है और इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर हो गई LIdI/dt। इसको लिखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, याद रखिएगा, du/dt। कोई आपसे पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी तो वो भी निकालना आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के चेंज होने का रेट, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी चेंज हो रही है। ठीक है ना, जब I करंट है तो एनर्जी कितनी है, ½ Li²। जब कोई और करंट हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, इसको देखो, CBSE ऑल इंडिया PMT 1991 का सवाल है, 1991 का सवाल है। 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। कह रहे हैं कि 100 मिली हेनरी की कॉइल है, वो 1 एम्पियर करंट कैरी कर रही है, तो उसमें एनर्जी कितनी है, इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी, मतलब 100/1000 हेनरी, तो 1/10 हेनरी। ठीक है जी, और करंट 1 एम्पियर का है, तो एनर्जी कितनी होगी, यूनिट चेंज करना मत भूलिएगा, तो इंडक्टेंस की यूनिट मैंने चेंज कर दी, ½ I² I² मतलब 1, तो हाफ मतलब 0.5, 1/10 मतलब 0.1, तो ये बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.05 जूल, 0.05 जूल। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बस ये ध्यान रखना था कि यूनिट चेंज करनी है, मेन बात यह थी कि यूनिट चेंज करनी है भाई। यहां पे अगर आपने यूनिट चेंज नहीं करी तो पंगा पड़ जाएगा। आगे देखो, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज 25 मिली जूल when the current in the inductor is 60 milliampere, this inductor is of inductance। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये एनर्जी जो होती है इंडक्टर के अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी, बताऊंगा अभी मैं। ठीक है ना, ये चीज अभी बतानी है। फिलहाल के लिए ये देखो कि एनर्जी कितनी है, 25 मिली जूल when the current in the inductor is 60 मिली एम्पियर। एनर्जी कितनी है,
25 मिली जूल, मतलब 25 इंटू 10 की पावर -3 जूल। करंट कितना है? 60 मिली एम्पियर, यानी कि 60 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। और कह रहे हैं इंडक्टर पूछा गया है, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। लगाओ भाई, 25 इंटू 10 की पावर -3 हाफ एल आई का स्क्वायर, 60 इंटू 60 और 10 की पावर -6। करंट का स्क्वायर कर दिया ना, करंट का स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है, ओके। तो ये 10 की पावर 6 और ये इधर आ जाएगा 10 की पावर -3, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25 इंटू 2 50 हो गया, और ये L, और यहां पे बन गया 3600, ये बन जाएगा 3600, 60 इंटू 60, और ये 10 की पावर -3 है बेटा, 10 की पावर -3 है, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू L इंटू, बेटा 2 जीरो कट जाएंगी 10 की पावर -3 से, बिल्कुल कट जाएंगी, तो 36 इंटू 10 की पावर -1, 10 को इधर ले आओ तो 500 हो जाएगा, तो L इंटू 36, तो L आ गया 500 बाई 36 भाई, 500 बाई 36, 4 के टेबल पे जाएगा 125 बाई 9 हेनरी। सॉल्व करो, 9 के टेबल पे 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, 9 एकम 9, 3 बचे, 9 तिया 27, 35 थे, ठीक है ना। डिवाइड करना भी सिखाऊं क्या? 3 बचे 35, 9 तिया 27, 8 बचे, 8 0, तो 9 8 72, तकरीबन तकरीबन ये बन जाएगा। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है 13 पॉइंट वाला, ये देखो सारे ऑप्शन देखो ऐसे ही हैं, बस डेसिमल का फर्क है, ये 1 पॉइंट है, ये 138 है, ये पॉइंट 138 है, ये 13 पॉइंट है। तो आपको इतनी बात तो देख के समझ में आ गई होगी 13 पॉइंट समथिंग बन रहा है, बस ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको टिक करो भाई। 125 बाय 9 आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 13 के इर्द गिर्द बन रहा है, बस इसको टिक कर दो, फिर खत्म करो बात को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? 9 का टेबल देख लो, ठीक है, ओके। तो ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड निकाल दी इंडक्टर में, नीट 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी इंडक्टेंस निकाल दिया हमने, एनर्जी स्टोर दी थी और करंट दिया था। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। सुनो, एक्चुअल में इंडक्टर में जब करंट जा रहा है तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब इंडक्टर के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स है इंडक्टर के अंदर। तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अगर मैं कैपेसिटर की एनर्जी की बात करूं, मान लो यहां पे कैपेसिटर होता, कैपेसिटर में क्या होता है? चार्ज होता है भाई। मान लो कैपेसिटर में बैटरी लगी हुई है, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, इधर एक प्लेट पे पॉजिटिव आ जाता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव आ जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती है, और इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड in an inductor in the form of magnetic field lines. Energy is stored in the inductor in the form of magnetic field lines. So therefore this energy is called magnetic energy. इस एनर्जी को, इंडक्टर वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक एनर्जी बोला जाता है, हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कैपेसिटर। ये एनर्जी कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। ये कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से होती है, तो कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इंडक्टर में कौन सी होती है? मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। वी इसकी वोल्टेज, सी इसका कैपेसिटेंस, और इसमें जो है हाफ एल आई स्क्वायर, एल इसका इंडक्टेंस, आई इसका करंट। समझ पा रहे हो? सर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बता रहे थे आप, तो मैं एनर्जी डेंसिटी को ही मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करूंगा। देखना, एनर्जी डेंसिटी जब मैं लिखूंगा ना, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि इंडक्टर की एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है। ये बात प्रूव हो जाएगी जब मैं एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा। तो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी वो याद है कि नहीं याद है? कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी है वो याद है? कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होती थी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे यू से लिखते थे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें क्या होगी? सुनो, ये इंडक्टर है, ठीक है जी। अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात, ठीक है। हाफ एल आई स्क्वायर, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो एल है, स्मॉल एल। एरिया इसका ए मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन मान लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट स्मॉल लेंथ की फॉर्म में इंडक्टेंस जो है वो ये होता है, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको पुट करो, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, और आई स्क्वायर तो है ही साथ में। ये एनर्जी है। मैं निकालना चाहता हूं एनर्जी डेंसिटी, इसको छोटे यू से लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम क्या है इंडक्टर का? व्हाट इज द वॉल्यूम? एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम ही तो है। इंडक्टर का एरिया, इंडक्टर की लेंथ, वॉल्यूम है ये। हाफ, ये लिखा हुआ एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ इंटू आई स्क्वायर, और यहां पे एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम है। कट गया ये तो। हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें क्या करते हैं हम? ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सर क्या करना चाह रहे हो? कुछ तो करना चाह रहे होंगे यार। ऊपर बन गया म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, और नीचे बन गया 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट का भी स्क्वायर होगा। ये म्यू नॉट एन आई क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ही तो है ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, यानी कि ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और एनर्जी डेंसिटी आ गई बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। क्या एनर्जी डेंसिटी में मैग्नेटिक फील्ड आ गई? यानी कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है जी।
ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट है भाई। ये इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी है, इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी है भाई, इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? ठीक है जी। ये इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी। क्लियर होना चाहिए पूरा आपको, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ठीक, बढ़िया है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यह समझ में आ चुका है कि ये इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी है। कैपेसिटर की क्या थी? कैपेसिटर की क्या थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इंडक्टर की क्या है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। देखो ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट आ गया। इसको याद करने का तरीका बताऊं? देखो ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर तो आ ही गया। आपको याद होगा ज्यादातर फॉर्मूलों में जो मैग्नेटिज्म में आते हैं उसमें म्यू नॉट ऊपर आता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब म्यू नॉट ऊपर आता है। एम्पियर्स लॉ में म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। आप गॉस लॉ याद करो, ई डॉट डी एस चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप एम्पियर्स लॉ याद करो, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड। इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा था, जिस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे है उसका सिमिलर फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाए तो उसका म्यू नॉट ऊपर है। तो जिस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ऊपर है उसका सिमिलर फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाए तो म्यू नॉट नीचे। समझ पा रहे हो? यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ये सारे फॉर्मूलों में तकरीबन देखा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिन फॉर्मूलों में एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिज्म में सिमिलर फॉर्मूलों में म्यू नॉट नीचे जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादातर फॉर्मूलों में एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो मैग्नेटिज्म के ज्यादातर फॉर्मूलों में म्यू नॉट ऊपर है। यहां पे उल्टा है, ध्यान रखिएगा बात। ठीक, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर सकता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपनी कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड में, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर की एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। अभी बताया, अभी बताया। चलो भैया अब इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं भाई। अब इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि इंडक्टर्स को किस में लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है ना, इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब इंडक्टर के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इंडक्टर को लगाया जाए, मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो इंडक्टर्स को लगाया जा रहा है, एक L1 है एक L2 है। ठीक है जी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। तो इसमें जो वोल्टेज होगी वो E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। इंडक्टर में करंट सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्टेज अलग अलग होगी, तो वोल्टेज को ऐड कर दो, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। वोल्टेज ऐड होगी, करंट सेम होगा, करंट सेम, और वोल्टेज इसमें क्या होगी? ऐड होगी। वोल्टेज इसमें क्या होगी? ऐड होगी भैया। ठीक है, ओके। तो इसको लिखोगे L di बाई डी टी। देखो I सेम है, I सेम है तो di बाई डी टी भी सेम होगा। अगर I सेम है तो दोनों का di बाई डी टी भी सेम होगा। यस सर, दोनों का di बाई डी टी भी सेम होगा। लिखो फिर इस चीज को, L di बाई डी टी, इसको लिखो L1 di बाई डी टी, इसको लिखो L2 di बाई डी टी। डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कट गया, डी बाई डी टी सेम है बेटा, डी बाई डी टी सेम है। ओवरऑल ईएमएफ जो है एल डी बाई डी टी, एक में L1 डी बाई डी टी, एक में L2 डी बाई डी टी, तो L L1 प्लस L2 हो गया, खत्म बात। सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो इंडक्टर्स को।
डायरेक्टली ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? इंडक्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन L1 L2। इसमें क्या होता है, करंट अलग अलग जाएगा, ठीक है ना, करंट अलग अलग जाएगा भाई, करंट ऐड होगा। ये देखो आई करंट यहां से आ रहा है, करंट डिवाइड हो जाएगा I1, करंट डिवाइड हो जाएगा I2। हाँ, वोल्टेज सेम होगी इसमें, इसमें क्या चीज सेम होगी? वोल्टेज सेम होगी, ई सेम होगा, आई डिवाइड हो जाएगा, आई डिवाइड हो जाएगा भाई, ठीक है जी। तो ई सेम है, आई डिवाइड हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई को क्या लिख सकते हैं भाई? I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये बनेगा डी बाई डी टी। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। ये बनेगा dI1 बाई डी टी, और ये बनेगा dI2 बाई डी टी। मैंने आपसे क्या बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है दोनों में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखेंगे? L di बाई डी टी, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ L1 dI1 बाई डी टी, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ L2 dI2 बाई डी टी। समझ पा रहे हो? इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है भाई, L di बाई डी टी लिख लो, L1 dI1 बाई डी टी लिख लो, L2 dI2 बाई डी टी लिख लो। समझ गए? तो di बाई डी टी को क्या लिखोगे? E बाई एल। di बाई डी टी को क्या लिखोगे? E बाई एल। dI1 बाई डी टी को क्या लिखोगे? E बाई L1। dI2 बाई डी टी को क्या लिखोगे? E बाई L2। E सेम है, कट गया, क्या बन गया? 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। समझे? समझ गए? एलसीएम भी ले सकते हो, L1 L2 एलसीएम ले लो, इधर आ जाएगा L2 प्लस L1, 1 बाई एल। तो L बन गया L1 L2 बाई L1 प्लस L2। जैसे रेजिस्टर्स के लिए होता है वैसे ही इंडक्टर्स के लिए है भाई, बस ये बात याद रखना भाई। फॉर्मूले सारे वही हैं, जो रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले किसके लिए हैं? इंडक्टर्स के लिए हैं। जो रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले किसके लिए हैं? इंडक्टर्स के लिए हैं भाई, ठीक है जी। L1 प्लस L2 और पैरेलल में 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। ध्यान रहना चाहिए भाई। ठंड लग रही है, एसी चल रहा झमाझम, तो ये पहन लेना ही अच्छा है। पहन लो सर, पहन लो, हम आपके साथ हैं। आप पहनिए जैकेट को। पहन लिया, बड़ा मजा आ रहा है, जैकेट पहन के बहुत मजा आ रहा है भाई। गर्मी लग रही है, अच्छा लग रहा है। सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एहसास, PW जैकेट, ठीक है। इधर देखा, चलो RL सर्किट। RL सर्किट क्या है, आइए देखते हैं। RL सर्किट का मतलब क्या है कि एक ही सर्किट में रेजिस्टर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है, और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। देखो ध्यान से सुनो, पंगा क्या पड़ता है वो बताता हूं। अगर आइडियल इंडक्टर है, इसे बोलते हैं आइडियल इंडक्टर, इसका सिर्फ इंडक्टेंस होता है। आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलते हैं। लेकिन अगर नॉन आइडियल इंडक्टर होता है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है।
ये अब नॉन आइडियल इंडक्टर है। अब ये नॉन आइडियल इंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, इसका जीरो नहीं है रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो? ये नॉन आइडियल इंडक्टर होता। तो यानी कि L और R एक साथ लगे हुए हैं, L और R एक साथ लगे हुए हैं, और इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। आओ बात करेंगे चार्जिंग सर्किट की, बात करेंगे चार्जिंग सर्किट की। देखो भाई, चार्जिंग सर्किट वो होता है जिसमें आप इंडक्टर को चार्ज कर रहे हो विद अ बैटरी। चार्जिंग सर्किट का मतलब है कि बैटरी कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर बैटरी क्या है? कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं चार्जिंग सर्किट। उसको कौन सा सर्किट बोलते हैं भाई? चार्जिंग सर्किट बोलते हैं, अगर सर्किट के अंदर बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, होता क्या है कि अगर अकेला रेजिस्टर लगा होता, अगर अकेला रेजिस्टर लगा होता तो इंडक्टर के अंदर एकदम से करंट आ जाता है, मतलब सॉरी, रेजिस्टर के अंदर एकदम से करंट आ जाता। अगर अकेला रेजिस्टर यहां पे लगा होता तो उस रेजिस्टर के अंदर एकदम से करंट आ जाता अपने आप, ठीक है ना, एकदम से करंट डेवलप हो जाता, टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। अगर अकेला रेजिस्टर है, इसमें जो करंट आएगा V/R, ये इंस्टेंटली आ जाता है, इंस्टेंटली डेवलप्स। डजंट टेक अ टाइम, इसको टाइम नहीं लगता डेवलप होने में, एकदम से आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब इंडक्टर लगा होता है, इंडक्टर का काम क्या है? करंट के चेंज को अपोज करना, करंट के चेंज को अपोज करना। तो ये एकदम से करंट को चेंज नहीं होने देता, ये एकदम से करंट को डेवलप नहीं होने देता, ये कहता है रुक जाओ भाई, ये क्या कहता है? रुक जाओ, ठीक है ना, रुक जाओ। ये एकदम से करंट को डेवलप नहीं होने देता है, एकदम से करंट को डेवलप नहीं होने देगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? करंट टेक्स टाइम, टू अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए इसमें क्या लेता है? टाइम लेता है भाई। तो करंट टाइम डिपेंडेंट है, इसमें करंट क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। करंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है भाई, करंट इज टाइम डिपेंडेंट इन दिस केस। तो इसमें जो करंट की इक्वेशन बन के आती है जब हम इस पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, जब हम इस पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है ना, थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई कर देता हूं। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है जी, ऐसे जा रहा है करंट, मान लीजिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे घूम के वापस आ गए। ठीक, किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे? यहां से शुरू करो। देखो रास्ते में कौन आ रहा है? माइनस, तो इसकी जगह प्लस लिख दो, उसी जगह घूम के वापस आना, इज इक्वल टू 0 करना है। प्लस, यहां पे क्या आ रहा है? प्लस, माइनस लिखोगे, प्लस आ रहा है, क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, इज इक्वल टू 0 कर दोगे, इज इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया। v माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, वी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर। इसको जब सॉल्व किया जाता है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो करंट की जो वैल्यू निकल करके आती है होते हैं I इज इक्वल्स टू V/R 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस RT बाई L।
बेटा ये इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। आरएल सर्किट्स जो है वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। नीट में कभी कभार इसके क्वेश्चन आए हैं, रेयर हैं लेकिन आए हैं, तो इसकी डेरिवेशन क्या हमें करने की जरूरत है? नहीं। फालतू में माता बच्ची क्यों करे भाई अपन लोग, इसको सॉल्व करके लॉग वॉग लेके सब ये बन जाता है। तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है ना। V बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है जी। ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है भाई, क्लियर हो रहा है? ये करंट की वैल्यू है, ठीक है जी, करंट की वैल्यू है। V बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल बन रहा है यहां। क्लियर होनी चाहिए भाई बात आपको। यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। V बाई आर, अब सुनो, अगर मैं इस करंट की वैल्यू को चेक करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास क्या है? इंडक्टर, और हमारे पास क्या है? रेजिस्टर, और हमारे पास क्या है? बैटरी। इंडक्टर, रेजिस्टर और बैटरी, और करंट धीरे धीरे इसमें डेवलप हो रहा है। करंट को कुछ टाइम लगता है। करंट की इक्वेशन ये है, अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 पे देखूं, बिल्कुल शुरुआत में एट t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं देखूं इसको, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी। 0 लिखो या माइनस 0 लिखो, बात तो एक ही है। e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0। यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 पे आपको करंट मिनिमम मिलेगा और वो 0 होगा। शुरुआत में जब हमने सर्किट को कनेक्ट किया है उस टाइम पे करंट आपको 0 मिलेगा और वो मिनिमम होगा। करंट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा और वो मिनिमम होगा भाई। क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद किसी और टाइम पे देखना है आपको, किसी और टाइम पे करंट अब आपको देखना है। मान लो इन्फिनाइट टाइम पे देखना है, बहुत टाइम बीत चुका है, तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर, यहां पे माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। जब टाइम की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो भैया बहुत ज्यादा टाइम, आर टी बाई एल भी बन जाएगा इंफिनिटी। भाई टाइम की वैल्यू जब इंफिनिटी रख दी तो आर और एल से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आर टी बाई एल क्या बन जाएगा? इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया इंफिनिटी। इसको नीचे ले सकते हो, ठीक है। e की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0, 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0 भाई। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? V बाय आर। I की वैल्यू कितनी आ गई? V बाय आर। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, यह I की वैल्यू हमें V बाय आर देखने को मिल गई। I की वैल्यू हमें V बाय आर देखने को मिल गई बहुत लंबे समय के बाद। यह बात क्लियर हो रही है आपको? V बाय आर बहुत लंबे समय के बाद, इन्फिनाइट, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये इनिशियल है, t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, t टेंडिंग टू इन्फिनाइट का मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये V बाय आर है, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसको बोलते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रहेगा।
ये करंट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। I इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है जी, I इज इक्वल टू आई नॉट। तो V बाई आर को क्या लिख दिया, आई नॉट, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। शुरू में करंट जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि करंट को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने अभी अभी बताया, जब रेजिस्टर के साथ में इंडक्टर लगा होगा, है ना, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों होंगे, तो करंट को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो I इज इक्वल टू आई नॉट आएगा यहां पे, जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा और t इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो होगा। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा भाई, इस बात का पूरा पूरा ख्याल आपको होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर 1 माइनस आर टी बाई एल। तो V बाई आर को लिख सकते हैं आई नॉट 1 माइनस आर टी बाई एल। इसको ना मैं T बाई टाओ लिखता हूं, T बाई टाओ लिखता हूं। जिन लोगों ने आरसी सर्किट पढ़ा हुआ है, रेजिस्टर और कैपेसिटर का सर्किट पढ़ा हुआ है, उन लोगों को यह बात याद होगी, उन लोगों को यह बात याद होगी। देखो आर टी बाई एल लिखा हुआ है, आर टी बाई एल लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो आर टी बाई एल लिखा हुआ है, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा डायमेंशनलेस होता है। एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी हमेशा डायमेंशनलेस होती है बेटा। लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी हमेशा डायमेंशनलेस होती है। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, मतलब डायमेंशन नहीं होती। तो T डिवाइडेड बाय L बाय R, देखो भैया जरा, L बाय R, R को नीचे ले आए, R को कहां ले आए, नीचे ले आए, तो क्या ये भी डायमेंशनलेस होगा भाई? R को नीचे ले आए, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अब ये डायमेंशनलेस कब होगा, ये डायमेंशनलेस तब होगा जब टाइम से टाइम डिवाइड होगा। तो ये जो L बाई आर है ना, इसको बोला जाता है टाओ और इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। ये इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, ये इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम की कोई कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए भाई डायमेंशन तो इसके टाइम वाले ही होंगे L बाई आर के। L बाई आर के डायमेंशन अगर क्वेश्चन भी आ जाए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ L बाई आर, सीधा पुट करो टाइम, सीधा, ठीक है जी। इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, टाइम कांस्टेंट। जैसे आरसी सर्किट होता है, आरसी सर्किट होता है तो उसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है, उसमें होता था टाउ आरसी, आर और सी का प्रोडक्ट, उसको टाइम कांस्टेंट कहते थे। इसमें टाइम कांस्टेंट L बाई आर होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है I इज इक्वल टू वी बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आर टी बाई एल, तो इसको ऐसे लिख लो, T डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस टी को डिवाइड करो L बाय आर से, L बाय आर से, ठीक है जी। तो R को नीचे ले गए, तो ये क्या लिखा हुआ है, L बाय आर यानी कि टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाइम कांस्टेंट, L बाय आर यानी कि टाइम कांस्टेंट, T बाय टाउ, क्या लिखा हुआ है, T बाय टाउ, T बाय टाउ, ठीक है ना। ये T बाय टाउ लिखा हुआ यानी कि T बाय टाइम कांस्टेंट लिखा हुआ है, यही चीज है। तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है भाई ये, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्लियर होनी चाहिए बात आपको, ये क्लियर है, पूरा क्लियर होना चाहिए। I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो वो हमने यहां पे लिख दिया है। और V बाई आर क्या है, मैक्सिमम करंट है, क्या है, मैक्सिमम करंट है। और V बाई आर को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। तो शुरू में इंडक्टर में करंट बिल्कुल नहीं होगा और टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनाइट में करंट मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिएगा बात। अच्छा, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब di बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब di बाई dt भाई, di बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो जरा, V बाई आर तो कांस्टेंट है, ये अंदर गए 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है,
e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, लेकिन अगर e की पावर 2x लिखी हो तो चेन रूल लगाना पड़ता है। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर 2x, और 2x का दोबारा करते हैं, 2x का दोबारा करोगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से यहां पे भी e की पावर माइनस आर टी बाई एल है, तो e की पावर माइनस आर टी बाई एल का e की पावर माइनस आर टी बाई एल होगा, और प्लस जो अंदर लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है इसके अंदर माइनस आर टी बाई एल, इसका दोबारा होगा, तो माइनस आर टी बाई एल का टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस आर बाई एल आ जाएगा, क्योंकि टाइम का डिफरेंशिएशन 1 होगा। माइनस आर टी बाई एल का माइनस आर बाई एल आ जाएगा। ठीक है बस, तो ये v बाई आर, ये माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल, और ये माइनस आर बाई एल, ये हमारे पास यहां पे बन गया। जो चीजें कट रही हैं काट दो, जो चीजें कट रही हैं काट दो भाई। कुछ कट रहा है? यस सर। आर आर कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो डी बाई डी टी बन गया v बाई एल एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल। डी आई बाई डी टी बन गया v बाई एल एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है जी, ये डी बाई डी टी की वैल्यू बन गई भाई। ये किसकी वैल्यू बन गई? डी बाई डी टी की, v बाई एल एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल बन गया भाई, v बाई एल एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये डी बाई डी टी की वैल्यू है जो हमें मिल गई है। अब इसमें भी t इज इक्वल टू 0 और t टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे आप चेक कर सकते। डी बाई डी टी v बाई एल एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल एट t इज इक्वल टू 0 चेक करो, यानी कि इनिशियली चेक करो। t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 होगा, e की पावर 0 क्या होता है? 1। e की पावर 0 क्या होता है? 1, सीधा सीधा। तो उसमें t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सीधा सीधा v बाई एल आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है बेटा, e की पावर 0 1 होता है। तो डी आई बाई डी टी v बाई एल आ गया भाई। अच्छा, ये t इज इक्वल टू 0 पे, अगर मैं t टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे चेक करूं, t टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे चेक करूं बहुत लंबे समय बाद, तो डी आई बाई डी टी क्या बनेगा? v बाई एल ई की पावर माइनस इंफिनिटी, v बाई एल ई की पावर माइनस इंफिनिटी। टाइम की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट कर, टाइम की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दी, तो इसको लिख लो v बाई एल, तो ये 1 बाई ई की पावर इंफिनिटी है, ई की पावर इंफिनिटी यानी कि इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा? 0, यानी कि बहुत लंबे समय बाद करंट का कोई चेंज नहीं होगा, बहुत लंबे समय बाद करंट का कोई चेंज नहीं होगा। शुरू में करंट का चेंज होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम है बेटा, v बाई एल से ज्यादा नहीं हो सकती। v बाई एल से करंट की वैल्यू, करंट के चेंज की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, और इंफिनिटी पे ये 0 है, इंफिनिटी पे ये 0 है, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इंफिनिटी पे ये 0 है, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इंफिनिटी पे ये 0 है, और ये शुरू में v बाई एल है और यहां पे 0 है, शुरू में v बाई एल है और यहां पे 0 है। ठीक, ध्यान रहनी चाहिए बात, आप क्लियर कट डिफरेंस समझ में आना चाहिए भाई क्या हो रहा है। मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना, मैं आपको क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो करंट की इक्वेशन है वो ये है, v बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल। इसको मैं लिख रहा हूं I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी बाई टाउ, और डी बाई डी टी की वैल्यू है v बाई एल एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाई एल।
ठीक है जी। और डी वी बाई एल क्या है, डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो वी बाई एल इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी, ये ब्रैकेट पैर में मैक्सिमम डाल देता हूं क्योंकि वी बाई एल इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी बाई टाउ। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बात तो एक ही लिखी आपने। और करंट को ऐसा लिख सकते, ठीक है जी। तो शुरुआत के टाइम पे अगर एट टी इज इक्वल टू 0 बात की जाए तो करंट 0 है और डी आई बाई डी टी मैक्सिमम है वी बाई एल। और इनफाइनाइट टाइम पे अगर देखा जाए तो उल्टा है, करंट मैक्सिमम है आई नॉट, ठीक है ना, यानी कि वी बाई आर, और डी आई बाई डी टी 0 है। उल्टा है, उल्टा है। शुरू में करंट नहीं है लेकिन करंट का चेंज है, और बाद में करंट का चेंज नहीं है, इसका मतलब करंट कांस्टेंट हो चुका है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूं इंडक्टर का, तो वो मुझे कुछ ऐसा नजर आता है। 0 करंट है और इनफाइनाइट टाइम पे पहुंच के वी बाई आर, इनफाइनाइट टाइम पे पहुंच के वी बाई आर यानी कि आई नॉट। और अगर मैं डी आई बाई डी टी का ग्राफ बनाता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। शुरू में वो मैक्सिमम होता है वी बाई एल, बाद में जाके 0 हो जाता है। 0 को टच नहीं करवाना कभी, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कभी नहीं आता, इन्फिनिटी कभी नहीं आता, तो टच नहीं करवाना कभी। इसमें देखो मैंने वी बाई आर को कभी टच नहीं करवाया क्योंकि इन्फिनिटी कभी नहीं आता। तो शुरू में करंट 0 है, करंट का चेंज मैक्सिमम, करंट तेजी से चेंज हो रहा है, अभी आया नहीं है, अभी जस्ट मैंने स्विच बंद किया है, जस्ट मैंने स्विच बंद किया है, सर्किट अभी शुरू हुआ है। तो सर्किट जब अभी शुरू हुआ है तो उस टाइम पे करंट नहीं है, लेकिन करंट का चेंज है, करंट नहीं है, करंट का चेंज। बाद में करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो। बाद में आप देखो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, कितनी वैल्यू हो गई, वी बाई आर। तो उस समय करंट का चेंज नहीं है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? आपको अभी अभी इस लेक्चर में मैंने बताया कि जब करंट का चेंज 0 होता है, ठीक है ना, जब करंट का चेंज 0 होता है तो इंडक्टर को एज अ वायर ट्रीट कर सकते, इंडक्टर को बिना रेजिस्टर वाली वायर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जब करंट का चेंज ही नहीं होगा तो इंडक्टर का कोई फायदा नहीं है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एट टी इज इक्वल्स टू 0 करंट कितना है, 0। तो टी इज इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर कैन बी अज्यूम्ड ओपन सर्किट। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या मतलब है, समझो इस बात को जरा, कि t इज इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर को अज्यूम किया जा सकता है कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। t इज इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर को ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। कैसे? कि t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट है ही नहीं। हमारा सर्किट क्या है, ये है, ध्यान से समझना। मैं पहले सर्किट बना देता हूं। ये सर्किट है, ये सर्किट है ना। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ऐसा मानो कि इंडक्टर है ही नहीं, बीच में खाली जगह है, क्योंकि करंट 0 दे रखा है। तो क्या मैं सर्किट को ओपन कर दूं? भाई अगर करंट 0 दे रखा है तो क्या मैं इस सर्किट को ओपन सर्किट मान लूं और मैं ऐसा बोल दूं कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, क्योंकि ये करंट को जाने ही नहीं दे रहा, जाने ही नहीं दे रहा, बिल्कुल भी करंट नहीं। तो t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि इंडक्टर एक ओपन वायर है या ओपन सर्किट है।
समझ पा रहे हो? और t टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे करंट की वैल्यू आई नॉट है, पूरी है, v बाई आर है, उसमें di बाई डी टी जीरो है, करंट का कोई चेंज नहीं है। तो करंट का कोई चेंज नहीं है तो इंडक्टर को क्या माना जा सकता है? एक नॉर्मल वायर, यानी कि कंडक्टिंग वायर। इंडक्टर कैन बी अज्यूम्ड एज कंडक्टिंग वायर। यानी कि हम ये कहेंगे कि इंडक्टर बिल्कुल भी जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, और या फिर शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं। इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर बना दिया जाता है। इस केस में इंडक्टर की जगह पे, जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है, उस पे बस आप वायर लगा दो, तो एक रेजिस्टर है बस और एक वोल्टेज है, तो करंट V बाई आर हो जाएगा। देखो जरा, t इज इक्वल टू जीरो पे ऐसा अज्यूम कर लो, t इज इक्वल टू जीरो पे ऐसा अज्यूम कर लो कि इंडक्टर एक ओपन वायर है, क्योंकि इंडक्टर बिल्कुल भी करंट को जाने नहीं दे रहा। तो इंडक्टर को ऐसा बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, करंट जीरो है, तो इंडक्टर को एज अ ओपन वायर मान लो। टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट में करंट का चेंज जीरो है, करंट मैक्सिमम है, करंट कांस्टेंट हो चुका है, तो इंडक्टर को एक शॉर्ट सर्किट वायर या कंडक्टिंग वायर मान सकते हैं। शॉर्ट सर्किट करना मतलब कंडक्टिंग वायर लगाना, ठीक है जी। ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, इस टाइम पे रेजिस्टेंस कोई ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये हमने यहां पे लगा दिया, इंडक्टर की जगह पे वायर बना दी, आर लगा हुआ है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सीधा सीधा दिख गया। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर को क्या मान सकते हैं? ओपन वायर, और टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे इंडक्टर को कंडक्टिंग वायर, यानी कि नॉर्मल वायर जो हम मान के चलते, ये माना जा सकता है। टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर को हम ओपन वायर मान सकते हैं, और टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे इंडक्टर को एक शॉर्ट सर्किट वायर यानी कि कंडक्टिंग वायर अज्यूम कर सकते हैं। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? क्या यह बात आपको क्लियर हो रही है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया, आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये R है, ये R है, ये L है, और ये 2R मान लो, ठीक है, और ये V। आपसे पूछा जाएगा कि ये स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा दिया मैंने, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, just after the switch is closed, find current at पहला ऑप्शन t is equals to 0 and t tending to infinite, ये लॉन्ग टाइम और ये इनिशियली। t is equals to 0 मतलब इनिशियली, और t टेंडिंग टू इन्फिनाइट मतलब लॉन्ग टाइम, ठीक है जी। तो मैंने अभी अभी बताया कि शुरू में इंडक्टर को एज अ ओपन वायर ट्रीट कर सकते हो आप, उड़ा दो इंडक्टर को, उड़ा दो, तो इंडक्टर को बीच में से ही उड़ा दो भाई, तो सर्किट ये बचा, देखो जरा, इंडक्टर को बीच में से ही उड़ा दिया, ये 2R ये R, तो करंट कितना होगा? ये देखो ऐसे जा रहा करंट, अब जीरो नहीं होगा बेटा, अब जीरो नहीं होगा बेटा, वो तो नॉर्मल RL सर्किट था, ये कॉम्प्लिकेटेड RL सर्किट है, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड RL सर्किट है। तो कॉम्प्लिकेटेड RL सर्किट में t इज इक्वल टू 0 पे आप करंट जीरो नहीं बोल सकते ना, वो सिंपल में बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं बोल सकते। कॉम्प्लिकेटेड में बस आप इतना कर सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पे आप इंडक्टर को उड़ा दो, उड़ा दिया आपने, चलो जब आपने इसको इंडक्टर को उड़ाया, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पे आपने इंडक्टर को उड़ा दिया, तो करंट कितना बना?
V/3R, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, दोनों में सेम करंट जा रहा है, खत्म बात। और T टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे, T टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे देखो भाई, जो इंडक्टर है उसको वायर मान लो, जो इंडक्टर है उसको वायर मान लो भाई, जो इंडक्टर है आप उसको वायर मान लो T टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे, ये 2R या R, इंडक्टर को एज अ वायर मान लो। जैसे ही आपने इंडक्टर को वायर माना, जैसे ही आपने इंडक्टर को वायर माना मेरे भाई, ठीक है ना, इसमें से आएगा करंट, ये ओपन वायर है ऐसे चले जाएगा, सॉरी शॉर्ट वायर, कंडक्टिंग वायर है, ये वाला रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें से जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। तो ये 2R में से क्यों जाएगा भाई, ये 2R में से क्यों जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, इसमें से जाएगा ही नहीं, ये काम का ही नहीं है। तो I क्या बन जाएगा, V/R, सिर्फ जो है रेजिस्टर R काम करेगा। देख लो भाई ध्यान से, जरा मैं साइड में हट जाता हूं, ध्यान से देख लो कि शुरू में जो करंट है, वो V/3R है, ठीक है ना, और बाद में जो करंट है वो V/R है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टर है वो 2R वाला काम ही नहीं कर रहा भाई। तो आई होप ये बात आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में चीजों को अचीव करना है, ठीक है जी, ओके। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है जो नीट 2017 में आया था, इसको करने से पहले मैं आपको कैपेसिटर का आरसी सर्किट का रिवाइज करवा देता हूं। आरसी सर्किट यादों की बारात में जाओ, बस आरसी सर्किट में जब आर और सी लगा होता था, ये याद रखो बस, आरसी सर्किट में आर और सी लगा होता था, बस इस बात को याद रखें कि जो आरसी सर्किट है और आरएल सर्किट है उसमें फर्क कहां पे दिखेगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, वो फर्क बताता हूं आपको कि कहां पे फर्क आपको दिखाई देगा। आरसी सर्किट में क्या होता था कि t इज इक्वल टू 0 पे आप कैपेसिटर को वायर मानते थे, कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना, और t टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे कैपेसिटर को उड़ा देते थे, ओपन वायर मानते थे, ठीक है जी। इसमें क्या होता था, t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर को उड़ा देते थे और t टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे इंडक्टर को वायर मान लेते थे। उल्टा करना है, उल्टा करना होता है, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया, उल्टा होती थी चीजें, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इस सवाल को सुनो, ये कोई सर्किट था, ठीक है ना, ये कोई सर्किट था जिसमें बैटरी लगी हुई थी, एक रेजिस्टर लगा हुआ था, एक दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ था, और जिसके साथ इंडक्टर भी लगा हुआ था, एक और रेजिस्टर लगा हुआ था जिसके साथ कैपेसिटर भी लगा हुआ था, ठीक है जी, एक और रेजिस्टर लगा हुआ था, देखो ध्यान से इस फिगर को, जिसके साथ यहां पे कैपेसिटर भी लगा हुआ था। तो यानी कि आप देख पा रहे हो कि एक ही सर्किट में रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर थे और एक और इंडक्टर था यहां पे। जो एक्चुअल क्वेश्चन था यहां पे डायग्राम नहीं बनी हुई है, तो जो मेरे को याद आ रही है यही डायग्राम है, ठीक है जी, यही डायग्राम है, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर भी रॉन्ग था, वो भी बताऊंगा मैं। ये रेजिस्टर है आर, ये रेजिस्टर है आर, ये इंडक्टर एल, ये इंडक्टर एल, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर, ये डायग्राम थी भाई, और ये ईएमएफ है ई, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू आपको दी हुई थी, ये सारी वैल्यू आपको दी हुई थी, ठीक है ना। रेजिस्टर की वैल्यू 9 है, इंडक्टर की वैल्यू 2 मिली हेनरी ईच है, और इंडक्टर ईएमएफ की वैल्यू 18 है। करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड, ये स्विच बना होगा यहां पे, ठीक है ना। तो जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड ये आपसे पूछा गया था। मैंने आपको क्या बोला कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को वायर बना दो, इंडक्टर उड़ा दो, बस यही काम करना आपको। t इज इक्वल टू 0 पे इस डायग्राम को बनाओ,
कैपेसिटर को वायर बना दो, जहां पे भी कैपेसिटर दिखता है, रेजिस्टर तो रेजिस्टर ही रहेगा, और इंडक्टर को उड़ा दो। ये वाला इंडक्टर उड़ गया, ठीक है जी, ये वाला इंडक्टर उड़ गया, कैपेसिटर को वायर बना दिया, इंडक्टर उड़ा दिया। देख लो भाई जरा, कैपेसिटर, जहां पे भी कैपेसिटर लगा हुआ था उसको वायर बना दिया और इंडक्टर को उड़ा दिया, ठीक है ना, इंडक्टर को उड़ा दिया। अब देखो यहां पे ये खाली है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है तो इसका भी कोई काम नहीं है। तो एक्चुअल सर्किट अब ये बचा, देखो एक तो रजिस्टर लगा हुआ है नॉर्मल वाला, ये वाला, और इधर भी करंट जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर भी काम करेगा, ऐसे जाएगा करंट, इधर से निकल जाएगा, ठीक है जी। तो बस दो रजिस्टर्स हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं और ये ईएमएफ है। दोनों रजिस्टर्स किस में आ गए, पैरेलल में, तो पैरेलल में इनका रिजल्ट क्या बनेगा, R/2। दो इक्वल रजिस्टर्स होते हैं तो पैरेलल में R/2 हो जाता है। याद करो पैरेलल में मैंने बताया था, या फिर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 भी कर सकते हो, ठीक है ना, R/2 आ जाएगा। याद करो मैंने बताया था कि जितने भी रजिस्टर्स हो अगर आइडेंटिकल हैं तो पैरेलल में R/n हो जाता है, R/n, अगर दो हैं तो R/2, तीन है तो R/3, चार है तो R/4, तो ये R/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे करंट क्या बनेगा, E/R इक्विवेलेंट, जो बैटरी के थ्रू आएगा, ठीक है जी। E/R इक्विवेलेंट, E कितना है 18, R इक्विवेलेंट क्या है 9/2 हो जाएगा, तो 36/9 यानी कि 4 एम्पियर आएगा भाई करंट। इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं करता था, तो पांचवा ऑप्शन यहां पे आएगा 4 एम्पियर, इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं करता था बेटा। नीट में बोनस हुआ था क्वेश्चन, ये बोनस हुआ था, इसका एक्चुअल आंसर 4 एम्पियर था, है प्रीवियस ईयर ये, लेकिन आंसर 4 एम्पियर था, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। डिस्चार्जिंग सर्किट, बस लास्ट टॉपिक है इसका, डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट क्या होता है भाई, व्हाट इज द डिस्चार्जिंग सर्किट, जिसमें बैटरी ना लगी हो या बैटरी लगा के डिस्कनेक्ट कर दी हो, बैटरी को लगा के क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को लगा के डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ये इंडक्टर है, इसके साथ पहले बैटरी लगाई, इसको चार्ज किया, ठीक है ना, इंडक्टर के साथ पहले बैटरी लगाई और इंडक्टर को पूरा चार्ज किया, ठीक है ना। इस इंडक्टर में चार्ज करके इसको करंट I0 दिया पहले, है ना, इसको करंट I0 दिया पहले। अब बैटरी डिस्कनेक्ट करके, अब बैटरी डिस्कनेक्ट करके बैटरी तो उड़ा दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और इसको कनेक्ट कर दिया रजिस्टर के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया रजिस्टर के साथ, बैटरी तो कर दी डिस्कनेक्ट और इसको कनेक्ट कर दिया रजिस्टर के साथ, ठीक है ना, इसको कनेक्ट कर दिया रजिस्टर के साथ, तो ये इंडक्टर है और इसको कनेक्ट कर दिया है रजिस्टर के साथ, ठीक है जी, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, रजिस्टर के साथ, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है, ओके। यहां पे देखो अब जो भी इसमें करंट आएगा अब रजिस्टर के थ्रू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बैटरी तो है नहीं, अब करंट इंक्रीज तो हो नहीं सकता, अब करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा भाई। अब करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो I इज इक्वल टू I0 e रेज टू पावर माइनस RT/L बनेगा। देखो जिस चीज का फॉर्मूला 1 माइनस एक्सपोनेंशियल बन रहा है वो चीज इंक्रीज हो रही है, जिस चीज का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस RT/L बन रहा है 1 माइनस नहीं आ रहा उसमें, तो वो चीज डिक्रीज हो रही। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो यही फॉर्मूला आएगा और करंट सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी, हीट में, होल एनर्जी गोज टू हीट, सारी की सारी एनर्जी जो इंडक्टर की है वो किसमें चली जाएगी, हीट में, किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू, क्योंकि रजिस्टर का काम ही है एनर्जी को खराब करना,
तो इसमें करंट क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, और रेजिस्टर के थ्रू सारी एनर्जी हीट में चली जाएगी, और करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा भाई, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, इसमें करंट इंक्रीजिंग नहीं होगा। यह है डिस्चार्जिंग सर्किट। ये कैसा सर्किट है, डिस्चार्जिंग सर्किट है। अच्छा, अब लास्ट में एक और बात बताता हूं टाइम कांस्टेंट के रिगार्डिंग, कि अगर हम टाइम को टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लें तो करंट कितना होगा चार्जिंग सर्किट में। ये होता है फॉर्मूला, टी की वैल्यू को टाओ के बराबर रख दो, टी की वैल्यू को टाओ के बराबर रख दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर -1, ई रेज टू पावर -1, क्या जी, ई की पावर -1 हो गया यहां पे, और ई की वैल्यू होती है 2.714, इसकी पावर -1, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके ये 0.63 आई नॉट आ जाता है, कि इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू टाओ करंट इज इक्वल टू 63% ऑफ आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट जब बीत जाता है, ठीक है ना, एक टाइम कांस्टेंट जब बीत गया, टी इज इक्वल टू टाओ मतलब एक टाइम कांस्टेंट जब बीत गया तो करंट की वैल्यू 0.63 आई नॉट मतलब 63% हो गई मैक्सिमम करंट की, इसकी मैक्सिमम करंट की, बात याद रखना, ठीक है जी। तो एक टाइम कांस्टेंट बीत जाने के बाद करंट की वैल्यू 0.63 आई नॉट हो जाती। चैप्टर खत्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा चैप्टर खत्म। इसकी डीपीपी, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय।